चलिए आ गए सभी। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा एंड जय हिंद। तो आप सभी को अपना न्यू जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेबस है वो पता चल गया होगा। रिड्यूस सिलेबस तो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो रिड्यूस थे चैप्टर वो बता दिए थे आपको कि ये नहीं आने हैं, और सेम वही है आपके। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेबस है उसे जरा एक बार देख लीजिए कि आपके फर्स्ट टर्म में कौन सा सिलेबस आने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, फर्स्ट टर्म का ही सिलेबस लिख रही हूँ केवल। तो इसमें से जो चैप्टर है आपका सेकेंड वाला, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा चैप्टर है आपका, मीन्स ये सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आप यहाँ पर अब तीसरा चैप्टर है, तो तीसरा चैप्टर है अपना कौन सा वाला, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर फोर्थ चैप्टर है अपना, फोर्थ चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है आपका कौन सा वाला, प्रिंसिपल, जो अभी हमें जेनेटिक्स का करना है। ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ जेनेटिक्स वाला कौन सा, एक मिनट में देख के आपको बता देती हूँ। आपका चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो जो फिफ्थ चैप्टर आपको करना है वो कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और जो सिक्स वाला है वो है अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। बात समझ गए? तो ये आपके जो चैप्टर हैं जो एग्जाम में पूछे जाने हैं, और मार्क्स में बता देती हूँ इनके, इनके जो मार्क्स हैं वो देखिएगा, ये वाले जो दो हैं, सॉरी तीन हैं। ठीक है, ये जो शुरुआत के आपके तीन हैं, ये तीन तो हैं आपके कितने नंबर के, 15 नंबर के, और नीचे वाले दो हैं ये हैं आपके 20 नंबर के। तो इस तरीके से जो टर्म फर्स्ट होगा, मीन्स फर्स्ट टर्म होगा, ये आपका 35 मार्क्स का होगा, और 35 मार्क्स का आपका सेकेंड टर्म भी होगा। बात समझ गए? तो ये फर्स्ट टर्म का है, और सेकेंड टर्म का जो बचे हुए हैं, बचे हुए का मतलब है रिड्यूस होने के बाद जो बचे हुए हैं, जैसे इवोल्यूशन है चैप्टर फर्स्ट है, और एक आपका पॉल्यूशन था, एनवायरमेंटल इशू वाला। तो ये चैप्टर तो आने ही नहीं है, ना तो फर्स्ट टर्म में आने और ना ही सेकंड टर्म में आने। बात समझ गए ना? तो जो मैंने आपको लिखवाए थे चैप्टर, शायद आपको याद भी होंगे, आपने शायद टिक वगैरह भी किए थे, तो वो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों से डिलीटेड है। ये आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेबस आ चुका है जिसे कि आपको फर्स्ट टर्म में करना है। तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट वाला चैप्टर है वो भी आपका डिलीटेड है। ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये प्रॉपरली मैं आपको करा चुकी हूँ, यानी कि ये 15 नंबर आपके पूरे पक्के हैं। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स हम क्या कर चुके हैं, पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा मैं अभी लास्ट यूनिट आपको पढ़ा रही थी, तो उस लास्ट को मैं वहीं पर होल्ड करूंगी, क्योंकि टॉपिक भी उधर कंप्लीट हो गया था, और अभी वो इस सिलेबस में आना भी नहीं, इस जो आपका फर्स्ट टर्म है उसमें आना भी नहीं है, तो मैं जेनेटिक्स स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका ऑफलाइन वगैरह जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, अब तो हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है फिलहाल में, तो उसे जेनेटिक्स को हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये जेनेटिक्स हम लोग यहाँ से जो चैप्टर नंबर 5 है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स आप खुद देख रहे हैं 20 मार्क्स के 2 चैप्टर, यानी कि एक चैप्टर से आपका 10 नंबर का आने वाला है। दूसरी बात है, जेनेटिक्स जब भी आप पढ़ें अपने आसपास कॉपी पेन पेंसिल रख के बैठे, क्योंकि जेनेटिक्स आपकी काफी अच्छी खासी है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन खूब बनते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारी जो बायोलॉजी है, 12th क्लास की बायोलॉजी है, उसमें केवल 2 ही यूनिट ऐसी है जो थोड़ी सी समझनी पड़ती हैं।
ठीक है, खैर समझनी तो सभी पड़ती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी केवल 2 ही यूनिट थोड़ा सा समझदारी के साथ हमें पढ़नी पड़ती हैं। एक तो है बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक इस बार आपके सेकंड टर्म में आएगी तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, और दूसरी है जेनेटिक्स। केवल 2 वही है जिन्हें की समझदारी के साथ हमें पढ़ना पड़ता है, बाद बाकी तो हो जाती है। तो समझदारी के साथ पढ़ने वाली एक यूनिट इस टर्म में रखी है, और समझदारी के साथ पढ़ने वाली दूसरी यूनिट सेकंड टर्म में रखी हुई है। ठीक है, तो मैं आज से यही स्टार्ट करा देती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बात समझ रहे हैं? और एक बात और आपसे कह दूंगी, मैं बता दूंगी, जब भी जो हमारा 12th का केमिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेबस, अगर आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैंने तो डिस्कस कर लिया है, और जिससे भी आप केमिस्ट्री वगैरह अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हो उन्होंने भी आपको बताया होगा या आपसे डिस्कस किया होगा। तो उसमें एक जो केमिस्ट्री में फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर इंक्लूड किया गया है आपका, कौन सा वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, सेकंड बुक का जो वैसे तो थर्ड लास्ट चैप्टर है, लेकिन अपने इस सिलेबस के हिसाब से लास्ट चैप्टर है, क्योंकि पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं इसलिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा इंक्लूड कर रही हूँ कि जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है, ठीक है, जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है जो कि आपका फर्स्ट टर्म में आना है केमिस्ट्री से, वो सेम टू सेम यहाँ पर आपका किससे मैच करेगा? वो मैच करेगा आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। बात समझ गए? इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर आप जब पढ़ें तो उसे थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़िएगा कि आपको किस तरीके से उसको पढ़ना है, क्योंकि वो आपके 2 सब्जेक्ट में काम आएगा। केमिस्ट्री में वो 5 नंबर का है और बायोलॉजी में ये 10 नंबर का है। यानी कि आप इतना समझ लीजिए, बायोमॉलिक्यूल का जो बेस है ना, 15 नंबर आपके लेके चलेगा। 5 नंबर केमिस्ट्री के और 10 नंबर बायोलॉजी के। तो एक बात और बता दूं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, मीन्स बायोमॉलिक्यूल आपको जब पढ़ाया जाए या आपका हो चुका हो, आपने पढ़ लिया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, केमिस्ट्री में मैं कल से बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप बेशक मुझसे केमिस्ट्री पढ़ते हो ना पढ़ते हो, खैर चाहती तो नहीं हूँ, मीन्स मतलब ये है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वाला जो आपका बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर है, मैं केमिस्ट्री जो 1 बजे आपकी क्लास लगती है ऑनलाइन, वहां से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो काम आना ही आना है, इसमें आपको इसके बेसिक्स मिल जाएंगे। क्योंकि आज चैप्टर बायोलॉजी में मैं ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा स्टार्ट कर दूंगी, तो आपको बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से यहाँ पर क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो 1 बजे वाली क्लास केमिस्ट्री की ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करा रही हूँ, जो कि आपको इधर काम आएगा। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जितना आप समझ पाएंगे, इसे तो मैं कराऊंगी, जितना आप समझ पाएंगे तो आप समझ लीजिएगा। केवल आपके फायदे के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको वैसे भी आना नहीं है, ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो आप यहाँ पर इसको केमिस्ट्री से भी इंक्लूड करके वो भी हो जाना है आपका और ये भी हो जाना है आपका। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें जो डीएनए और आरएनए वाला पार्ट है, बस वही आपको वहां से पढ़ना है, मीन्स मेरे से जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो पढ़ना है। उसके बाद जो भी उसके आगे वाला पार्ट है, प्रोटीन भी आपको खैर पढ़ना पड़ेगा उधर से, क्योंकि प्रोटीन इसमें भी आता है, और उसका कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो इसमें नहीं है, वो आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, एज यू विश, अगर ज्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको ये सारा बता दिया। तो बेटा मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अभी ये वाला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, आपने नोट तो कर ही लिया होगा इसे, चलिए नोट कर लिया ना? हाँ, और हाँ भाई, केमिस्ट्री में भी आए तो अपने नाम से आए। ठीक है, कभी कभी बच्चे किसी और के नाम से आ जाते, तो मुझे ये चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपने नाम से आएंगे, मैं बिल्कुल एंट्री दे दूंगी, लेकिन आप प्लीज अपने नाम से आइएगा, ठीक है ना? चलो, तो पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर था अपना कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर से कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा दिमाग से पढ़ना पड़ेगा। कॉपी पेन पेंसिल जिससे भी आप लिखते हो, जिसमें लिखते हो वो पास में रख लीजिएगा। तो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ
inheritance and variation, principle of inheritance and variation, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है। और एक बात और बता दूं, कल आपका संडे है, लेकिन संडे को कल छुट्टी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? संडे को आपकी छुट्टी नहीं है, वरना आप लोग सोचे कि छुट्टी है और आप क्लास ज्वाइन ना करें। कल आपकी छुट्टी नहीं है संडे की भी। तो चलो अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 10 मार्क्स का आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, सब कुछ आपको क्लियर है। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, इसमें जो हमें पढ़ना है वो सबसे पहले पढ़ना है कि आखिर ये जो चैप्टर है ये कहाँ से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये रिलेट करता है हमारी एक स्पेसिफिक ब्रांच है बायोलॉजी की। जैसे आपको बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस पता होंगी, जैसे कि जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुआ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हुआ, है ना, वायरोलॉजी हुआ, बैक्टीरियोलॉजी हुआ। तो इस तरीके से ही एक और ब्रांच है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये हमारा वास्तव में एक छोटा सा चैप्टर या एक छोटी सी यूनिट नहीं है, वास्तव में एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। और उस जेनेटिक्स का ये पार्ट है कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा किसके बारे में? जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना होगा? जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना होगा। तो जेनेटिक्स आप शायद जानते हैं, जेनेटिक्स होता क्या है? क्लास 10th में भी थोड़ा सा इसे हमने टच किया था। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी क्रोमोसोम, जीन्स, वेरिएशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। तो आपकी जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें कि हम इनहेरिटेंस से रिलेटेड सारे फिनोमिना पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस से रिलेटेड फिनोमिना अभी जस्ट मैंने बताए हैं। जैसे कि उसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जीन्स किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं, तो डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये किस पर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ते हैं, साथ के साथ वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं कि ये जीन्स में जीन्स में क्या चेंजमेंट हो जाते हैं जिससे कि वेरिएशन का मतलब है डिफरेंस कॉज हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी इन सारे जो चारों टर्म बताए सबके आपको डिटेल में स्टडी करनी है इस चैप्टर में। काफी डिटेल्ड स्टडी है आपकी क्लास 12th में। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है? it is a branch of biology. It is a branch of biology in which we study chromosome, जीन्स, और तीसरा था आपका डीएनए एंड वेरिएशन। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या फिर आप इनहेरिटेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका जेनेटिक्स? क्या है जेनेटिक्स? हमारी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्रोमोसोम की, जीन्स की, डीएनए की और इनके कारण क्रिएट होने वाले वेरिएशन की। वेरिएशन का मतलब है जो चेंजमेंट क्रिएट होते हैं, जो डिफरेंसेस आते हैं, उनकी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप समझे होंगे कि क्या है, एक ब्रांच है पूरी की पूरी बायोलॉजी की, इसमें स्टडी की जाती है इन सब की। अब ये क्या होते हैं, इन सबको एक एक लेके डिटेल में चले। इससे पहले एक बात और समझिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपके कहलाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मैंडल। ग्रेगर जॉन मैंडल। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मैंडल कौन है बेटा? आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स के बहुत सारे जो लॉ हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी आपको लॉ पढ़ने भी हैं, वो इन्होंने क्या किए थे? क्वाइंट किए थे। तो जेनेटिक्स के बारे में काफी सारी जानकारी
जो साइंटिस्ट तो नहीं थे खैर, ये एक जो चर्च में आपकी एक प्राइस टाइप के होते हैं वो थे, ठीक है, एक पूजा करने वाले होते हैं चर्च में, उस वो थे आपके कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारी चीजों से हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। 1 मार्क्स, फिर से कह रही हूँ ऑप्शनल है, इसलिए पूछा जा सकता है कि हु वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, 4 नाम दे रखे होंगे, कैरोलस लीनियस, ठीक है, पंचानन माहेश्वरी, तीसरा आपका दे रखा होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, और एक दे रखा होगा आपका एरिस्टोटल। तो ये आपको जो मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं ना, ये चारों किसी ना किसी के फादर हैं मतलब बच्चों के फादर नहीं, हाँ, बायोलॉजी की किसी ना किसी ब्रांच के फादर जरूर है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, एक तो मैंने क्या बोला है, लीनियस, कैरलस लीनियस। दूसरा मैंने बोला था पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, सारे सिलेबस के हैं इसलिए और ध्यान रख लेना। और तीसरा मैंने बोला था मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, और डी मैंने बोला था एरिस्टोटल। अभी इसमें और भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ई और लिख देती हूँ आपका, इसमें थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो ध्यान रखना, ये सब अपनी अपनी बायोलॉजी के ब्रांच के फादर हैं। वैसे और भी हैं, आर कश्यप भी हैं, ठीक है, पी मिश्रा भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके बारे में सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके सिलेबस के हैं। तो अब फादर जान के याद मत कर लेना कि भाई फादर तो वो भी थे, फादर तो ये भी थे। तो ध्यान रखना, अगर पूछा गया है कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो जेनेटिक्स के फादर है मेंडल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। लीनियस किसके फादर है, जरा बताना, बच्चे का नाम मत लिख देना कि लीनियस के बच्चे का नाम लिख दो। तो लीनियस किस बायोलॉजी की ब्रांच के पिताजी, पितामह या फादर समझे जाते हैं, जानते हैं ना आप, फटाफट से लिखना, किसके हैं फादर ये, कैरलस लीनियस किसके फादर हैं, जल्दी से आंसर। हाँ, तुमसे ही पूछ रही हूँ, आया आंसर, बिल्कुल सही है, प्रीति और श्वेता। कौन है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। ठीक है, चलो, पी माहेश्वरी, इन्हें भी याद रख लेना। पी माहेश्वरी किसके फादर है, अपने बच्चे के फादर है। पी माहेश्वरी किसके फादर है, जल्दी से, वेरी गुड, वैष्णवी, आंसर बिल्कुल सही है। एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, स्पेशली किसके हैं, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, मैंने पढ़ाया आपको सेकंड चैप्टर में, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। मेंडल किसके फादर हैं, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, ये तुम्हारी फेवरेट। एरिस्टोटल किसके फादर है, ये तो अपनी बड़ी मम्मी के पापा है, बायोलॉजी के, ठीक है, बड़ी मम्मी कौन है हमारी, बायोलॉजी, ठीक है, ये बड़ी मम्मी के, छोटी मम्मी के भी फादर है, ठीक है, बड़ी मम्मी बायोलॉजी है, छोटी मम्मी कौन है आपकी, जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी, इनके पापा है कौन, हमारे नाना जी हैं कौन, एरिस्टोटल। और ये कौन है हमारी बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, और ये है हमारी मम्मी के पापा, यानी कि हमारे नाना जी। ठीक है, तो थियोफ्रेस्टस कौन है आपके, बॉटनी के पिताजी, किसके, बॉटनी के, याद रहेगा। तो बिल्कुल याद रखना, ये लीनियस टैक्सोनॉमी के, पंचानन महेश्वरी इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के, मेंडल जेनेटिक्स के, एरिस्टोटल जूलॉजी के भी हैं एज वेल एज बायोलॉजी के भी हैं। हमारी बड़ी मम्मी के भी पापा हैं, हमारी छोटी मम्मी के भी पापा हैं, कौन, एरिस्टोटल। हमारी मम्मी के मीन्स बॉटनी, बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस है। समझ गए इतनी बात, चलो भाई, तो नोट कर लीजिए, मैं रफ करती हूँ उसे, है ना, इन्हें नोट कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से आपका सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, चलो भाई, अब मैं रफ कर दूं। स्क्रीनशॉट से ज्यादा अब आपके लिए बेस्ट होगा कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसे आप अपने हिसाब से नोट करते जाएं, जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रही हूँ, आपको नोट करने से याद भी होगा। स्क्रीनशॉट आप कितना लिखते होंगे ये तो भगवान ही मालिक है उसका, है ना, 1 मार्क्स के हिसाब से नोट करते जाओ। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स पता चल गया, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं और वेरिएशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं किसे, क्रोमोसोम को। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डालती हूँ क्रोमोसोम।
और एक बात और ध्यान रखिएगा, जेनेटिक्स जब भी आप पढ़ेंगे एक डेफिनेशन में से आपके 4 वर्ड निकलेंगे और उन 4 वर्ड की अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन होगी। एक डेफिनेशन में से 4 वर्ड निकले, इन 4 वर्ड की अपनी अपनी डेफिनेशन होगी और उन डेफिनेशन में से भी कुछ वर्ड निकलेंगे जिनकी अपनी अलग डेफिनेशन होगी। बात समझ गए ना? तो एक दूसरे से रिलेट होती है जेनेटिक्स, कभी भी आप जेनेटिक्स के एक सिंगल टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। तो क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में पूछा जाता है तो एक वर्ड बहुत यूज होता है, कैरियर ऑफ कैरेक्टर्स, या स्पेशली आपका बोले कैरियर ऑफ जीन्स। ठीक है, ध्यान रखना कैरियर ऑफ कैरेक्टर्स कुछ और हो जाता है, ये है कैरियर्स ऑफ जीन, कैरियर ऑफ जीन, इतना ध्यान रखना। कैरियर ऑफ कैरेक्टर, कैरियर ऑफ जीन, दोनों अलग अलग ऑप्शन हैं। तो क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं बेटा? कैरियर ऑफ जीन कहते हैं। अब आप बोलेंगे कैरियर ऑफ जीन का मतलब क्या होता है? तो कैरियर ऑफ जीन का मतलब होता है, जैसे कि एक क्रोमोसोम है, मैं इसकी शक्ल बनाए दे रही हूँ यहाँ पर, ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। और क्रोमोसोम के ऊपर इस तरीके से आपकी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं और रेस्पॉन्सिबल होती हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स के लिए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। अभी जीन्स की डेफिनेशन बताऊंगी ना तो सारा लिखूंगी मैं यहाँ पर। तो ये जो जीन्स हम कहते हैं ना, जिनके अंदर क्या होते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, हेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। उन जीन्स को अपने ऊपर लाद के, लादना समझते हो ना, अपने ऊपर चिपका के, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उन्हें जो ट्रांसफर करने का काम करता है ना, वो कौन करता है? वो ये क्रोमोसोम करता है। ये जो पूरा है ना, ये कौन है? ये पूरा है क्रोमोसोम। बात समझ गए? इस पूरे को बेटा हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ऊपर ये क्या चिपकी हुई है? ये चिपकी हुई है आपकी जीन्स। और जीन्स को कैरी करके, कैरियर ऑफ जीन्स मीन्स, अब वास्तव में जो आपकी जीन्स है, जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपने आप नहीं जाती, ठीक है। उन्हें अपने ऊपर चिपका के, या अपने ऊपर बैठा के, या अपने ऊपर लाद के, या अपने से अटैच करके, ठीक है, क्रोमोसोम है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं। समझ गए? जीन्स कभी भी पैदल अपने आप नहीं जाएंगी, उन्हें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने वाला जो उनका कैरियर है, वो कौन होता है? क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम के बारे में एक बात जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, वो कौन है? कैरियर ऑफ जीन, जीन्स के कैरियर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं एक जीन हूँ, ठीक है, समझ लीजिए मैं एक जीन हूँ, आप अपने आप को एक जीन समझ सकते हैं, ठीक है। मैं एक जीन हूँ, आप एक जीन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से मान लीजिए कहाँ जाना है? मधुनगर मेरे सबसे पास में है, मधुनगर मेरे सबसे पास में है, तो मुझे कहाँ जाना है? मधुनगर जाना है, ठीक है। तो मैं अपने आप नहीं जाऊंगी, मैं किसी के, मतलब किसी कार पर, बाइक पर लद के जाऊंगी। तो ये कार या बाइक जिसके ऊपर बैठ के मैं जा रही हूँ ना, तो ये क्या है? क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम, मैं जीन्स हूं तो क्रोमोसोम क्या कर रहा है? कार एक क्रोमोसोम है, तो कार क्या कर रही है? मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है, क्योंकि मैं पैदल नहीं जा सकती। बिल्कुल वैसे ही जीन्स अपने आप नहीं जा सकते, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए कार, बाइक की जरूरत होती है। और वो कार और बाइक की तरह काम कौन करता है? ये क्रोमोसोम करता है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अब इस कैरियर क्यों कहा गया ऐसे, ठीक है। तो ये जीन्स को अपने ऊपर लाद के और कहाँ ले जाता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है। चलो भाई, तो आप क्रोमोसोम समझ गए। अब एक और चीज आती है, हु डिस्कवर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट थे हमारे, वॉल्डियर, ठीक है। वॉल्डेयर नाम फिर से याद रखना पड़ेगा, इसलिए कह रही कॉपी पेन लेके बैठो। वॉल्डेयर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम की क्या की थी? डिस्कवरी की थी, ठीक है। नाम दिया था, नाम भी दिया था। और एक फ्लेमिंग भी थे खैर इनके साथ, लेकिन आप वॉल्डेयर का नाम जहां पर भी है उसे याद रखेंगे। तो वॉल्डेयर थे, इन्होंने क्या बताया था? आपका क्रोमोसोम जो है उसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी। तो वॉल्डेयर याद रखिएगा। और क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्रोमोसोम का मतलब क्या है? जो ये एक लैटिन लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ है, लैटिन वर्ड है क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमा का मतलब होता है कलर, और सोम का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। क्रोमा का मतलब क्या होता है बेटा? कलर्ड। और सोम या सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो ये भी आप याद रखेंगे कि क्रोमा का मतलब क्या है, सोम का मतलब क्या है।
तो क्रोमोसोम क्या है, एक कलर्ड बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है और सेल के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियस को सबसे पहले स्टेन किया गया था, स्टेन का मतलब होता है उसे कलर दिया गया था, उसमें कलर किया गया था, तो सबसे पहले जो कलर को एब्जॉर्ब किया था वो किया था किसने, हमारे क्रोमोसोम ने। और क्रोमोसोम एक कलर्ड बॉडी की तरह अलग से दिखाई देने लगे थे, तो इसीलिए वो अलग से दिखाई देने लगे, कलर्ड बॉडी। और कलर्ड बॉडी को लैटिन में कहा जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम ये हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कैरियर ऑफ जीन्स कहलाते हैं। इनकी डिस्कवरी किसने की थी, वॉल्डेयर ने की थी। अब जो क्रोमोसोम है ये मिलकर किससे बने होते हैं, तो ये सिंपल जो आपका डीएनए जिनसे मिलकर बना होता है, सॉरी जिनसे आपका जीन्स है उन्हीं से लगभग ये क्रोमोसोम बने होते हैं। तो आप लिख सकते हैं जो क्रोमोसोम है किससे मिलकर बने होते हैं, एक तो मिलकर बने होते हैं हमारे हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, प्लस आपके मींस प्रोटीन हो गई, और दूसरा कौन हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड में डीएनए। और इसके अलावा कुछ अमाउंट में यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मिल जाएगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो दोनों टाइप की प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए से मिलकर बना होता है कौन, क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम के बारे में जितना भी आपका आ सकता है एग्जाम में वो मैंने सारा आपको समझा दिया। ठीक है, डिस्कवरी से लेके उसका नाम, और उसको नाम क्यों दिया गया, वो किससे मिलकर बना होता है, उसे और क्या कहा जाता है, और उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, इसे रफ कर देंगे फिर हम। हाँ भाई, कर दूं मैं रफ। और फिर से कह रही हूँ, छोटे छोटे से पॉइंट्स ही पूछे जाने हैं और इन पर आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि ओएमआर सीट पर आपको लाइनें लिखने को नहीं मिलेंगी कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसमें जो गोले करने के लिए काली जगह वहां पे तुम लिख लो। तो थोड़ा सा अपना जो तरीका है ना पढ़ाई का वो चेंज करिए, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करिए और उसको लिखिए, क्योंकि वहां पर सही है तो 1 नंबर, गलत है तो आप कुछ तुक्का नहीं लगा सकते। ठीक है, आप कुछ लिख नहीं सकते उस ओएमआर पे कि सर हम भूल गए, हमें आता था, हमें इसके आसपास की सारी चीजें आती हैं, लो हमने डिस्क्राइब कर दी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला उधर। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं, क्रोमोसोम हो गया, जीन्स के बारे में पढ़ते हैं ना। तो जीन्स क्या है, जीन्स क्या है, जीन्स आर, जीन्स आर कैरेक्टर कैरियर, कैरेक्टर कैरियर। ठीक है, ध्यान रखना, ये कैरियर वाले जो है ना ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि कौन क्या कैरियर है। ठीक है, क्रोमोसोम जीन कैरियर है, जीन कैरेक्टर कैरियर है, बात समझ गए ना। तो जो जीन्स हैं, जीन्स क्या होते हैं आपके, जो कैरेक्टर्स हैं, और कौन से कैरेक्टर आपके, हेरिटेबल कैरेक्टर्स, हेरिटेबल कैरेक्टर या हेरिडिटी कैरेक्टर्स या इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स भी आप बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इन कैरेक्टर्स के कैरियर होते हैं। ठीक, इन कैरेक्टर्स के कैरियर का मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स की कोडिंग है वो जीन्स के अंदर होती है, और वो उन्हें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या होते हैं, ले जाते हैं। समझ गए ना, जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, जीन्स के अंदर क्या होती है, आपकी कोडिंग होती है, लिख देती हूँ मैं ना, इसके अंदर जीन्स के अंदर क्या होती है, कोडिंग फॉर, कोडिंग फॉर कैरेक्टर्स, इसकी कोडिंग होती है, कैरेक्टर्स की कोडिंग होती है। अब कोडिंग आप समझते हैं ना, जैसे कि आपने कुछ कोड वर्ड बना रखे हैं, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि ये तो बहुत कैसा है, कोई भी वर्ड ले लीजिए, ये तो बहुत निर्भीक है, समझते ना, निर्भीक। तो निर्भीक, और जैसे मैंने कहा ये बंदा तो बहुत निर्भीक है, तो निर्भीक वर्ड तो वैसे क्या होता है, मतलब जिससे डर नहीं लगता है, ठीक है, अभय टाइप का। लेकिन जैसे ही मैंने निर्भीक कहा, आप जो पूरी क्लास है वो हंसने लगी। ठीक है, क्यों हंसने लगी, क्योंकि हमने निर्भीक को
निर्भीक का किसी गलत सेंस में, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि बदतमीज बच्चा है, ठीक है, तो उस बच्चे को तो क्या लगा कि मैडम ने मेरी बड़ाई कर दी, मैंने क्या बोल दिया, उससे निर्भीक बोल दिया। लेकिन वो जो कोडिंग है, वो कोडिंग आपको पता है कि निर्भीक का मतलब क्या होता है? निर्भीक का मतलब होता है बिल्कुल निल्ला, ठीक है, गधेरा, और भी जो आपको वर्ड याद हो वो वाला, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैंने निर्भीक बोल दिया, अरे भाई तू तो बड़ा निर्भीक है, तो सामने वाला तो खुश हो जाएगा, लेकिन जिसे पता है कि मैडम निर्भीक किसे बोलती है तो वो समझ जाएगा। तो ये क्या है? आपकी कोडिंग है। तो कोडिंग को केवल वही समझ सकते हैं जो कि क्या होते हैं, उसे डिकोड करना जानते हैं, ठीक है। पूरी क्लास में कुछ बच्चे उस दिन नहीं आए होंगे जिस दिन मैंने निर्भीक का मतलब समझा दिया होगा, तो उन्हीं समझ में नहीं आया, लेकिन जिन्होंने मेरे निर्भीक वर्ड को डिकोड कर लिया वो तो समझ गए कि मैडम इसकी बेइज्जती कर रही है, इसकी कोई इज्जत नहीं कर रही है। समझ गए ना आप इतनी बात? तो वही है कि ये कोडिंग फॉर कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स की कोडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आप सोचो कि आपको एक जीन्स मिल जाए, आप बता दें ये काय का कैरेक्टर है, तो आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको उसकी कोडिंग पता ही नहीं है। यानी कि जिस दिन कोडिंग बताई गई होगी उस दिन आप एब्सेंट रहे होंगे। नॉर्मल सी बात है कि आपको उसकी कोडिंग पता नहीं है, इसलिए हम लोग मीन्स एक नॉर्मल इंसान जीन्स की कोडिंग नहीं कर सकता। उसकी कोडिंग के लिए किसका? साइंटिस्ट का होना बहुत जरूरी है, वही उसे डिकोड कर सकता है। तो जीन्स क्या होती हैं? कोडिंग फॉर कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के कोडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, और इनके डिकोडिंग से डिकोडिंग से डिकोडिंग से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है आपका? शो होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर शो होता है। मैं फिर से कह रही हूँ, एक एक शब्द को ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिकोडिंग से क्या होता है? स्पेसिफिक कैरेक्टर शो होता है। अब भाई जीन्स के डिकोडिंग से कैसे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक शो हो जाएगा? तो ध्यान रखना, जो जीन्स हैं, जीन्स आपके पूरी तरीके से बने होते हैं किससे? डीएनए से। मैं फिर से कह रही हूँ, बात समझिएगा, डीएनए से बने होते हैं, और डीएनए से आपका एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नाम याद रहेगा आपको, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए। डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है? आरएनए में। अब आरएनए से एक और प्रोसेस होती है विच इज नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन से जो बनता है वो होता है प्रोटीन। ये बात आपको अब रट लेनी है, क्योंकि ये एवरी जगह आपको एवरी टॉपिक में मिल जाएगा कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए से क्या बनता है, क्या कहलाता है। तो आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, दैट्स इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। एंड प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पर इक्वल लगाए देती हूँ, ठीक है। प्रोटीन, डीएनए से जो प्रोटीन बन रहे हैं ना, वो आपके कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैं जैसे कि मेरा कलर फेयर है, ठीक है, किसी का कलर डार्क है, तो ये किसके कारण फेयर और डार्क है? आप कहोगे जीन्स के कारण। तो जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रही है? भाई साहब प्रोटीन बना के एक्सप्रेस कर रही है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, ठीक है। आप अगर जो नीट वगैरह के क्वेश्चन पे किसी टाइप का आपका पैटर्न आएगा, मैंने तो आज उठा के देखा, आप भी एक बार उठा के देख लीजिएगा, है ना। ऑप्शनल क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसमें दे रखा होगा कि जीन एक्सप्रेशन कैसे शो होता है। भाई साहब अगर बच्चे ने इसे इस चैप्टर को ऑप्शनल टाइप से नहीं पढ़ा होगा, मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ कि वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। डिटेल में मैं भी नहीं पढ़ाती थी कभी, डिटेल में मैं भी नहीं पढ़ाती थी कि जीन एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, फलान कहते हैं, ढिमाके कहते हैं, लेकिन अब पढ़ाना पड़ेगा। टीचर को पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, फिर उसे पढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज आपका वो जो चेंजमेंट हुआ है उससे पुराने धड़ल्ले से आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। तो प्रोटीन है, प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग स्पेसिफिक कैरेक्टर, दिस फिनोमिना इज नोन एज क्या? जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये जो फिनोमिना है इसे हम क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए डीएनए, डीएनए अपने आप को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, ए फैट फॉर्म में, बी आपका दे रखा है किस फॉर्म में? प्रोटीन फॉर्म में, डी दे रखा है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, ई आपका दे रखा है किसके? मिनरल्स फॉर्म में।
ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, हाउ डू जीन एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा है और थोड़ा सा दिमाग वाला भी है कि जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो जीन, अब देखना दिमाग कहाँ से लगाना पड़ेगा, जीन आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए अपने आप को कैसे, डीएनए फाइनली क्या बनाता है, प्रोटीन, और इस प्रोटीन से ही तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं। यानी कि जीन, एक जीन अपने आप को कैसे शो करता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फॉर्मेशन से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो आंसर आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, इसका आंसर होगा बी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन जरूर नोट करिएगा। जीन अपने आप को, देखो कहां से हमने लॉजिक निकाला कि जीन अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करके, क्योंकि प्रोटीन से ही तो हमें पता चलता है कि फलाने के अंदर फलाना वाला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। बात समझे इतनी? ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ज्यादा टफ नहीं था। अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ जीन में ही। और अभी देखो आपकी जेनेटिक्स की डेफिनेशन नहीं कंप्लीट हुई है, उसमें कितने सारे ऑप्शन बन चुके हैं। जो ये जीन है, जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन के लिए कौन सी फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, जीन एक्सप्रेशन के लिए कौन सी फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल होती है। ए दे रखा है आपका ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, बी दे रखा है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। सी दे रखा है आपका रेप्लिकेशन, एंड डी दे रखा है आपका सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा। फटाफट से आप ही आंसर बताएंगे। अब जीन एक्सप्रेशन के लिए कौन सी प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सोचो मैं आपके लिए कहां कहां से मेहनत करके इतने सारे पहले टॉपिक पढ़ा, कौन कौन से ऑप्शन बन सकते हैं वो देखे, लास्ट ईयर की वास्तव में मैंने नीट के ही देखे हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन देके फिर आपको मैं समझाइए। ए, वैष्णवी का आंसर ए आया है, कनक का भी ए आया है, कौशिक का भी ए आया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता है ना, क्वेश्चन क्या था, हाउ डू जीन एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जीन अपने आप को बाय विच प्रोसेस, हाँ प्रोसेस और जुड़ा था, जीन अपने आप को कौन सी प्रोसेस से एक्सप्रेस करती है। बच्चों के आंसर आए हैं और मैं सच बता दूं एक भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, एक भी आंसर सही नहीं है। आप समझ लीजिए जेनेटिक्स पढ़ना है तो आपको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। मैं तो कह रही हूँ कि डेली आप क्लास ले लीजिए जेनेटिक्स